Hello students, this side Harsh Bharadwaj, currently pursuing my BTech degree from NIT Warangal. Welcome you all into Code India YouTube channel. आज की इस वीडियो में हम लोग ZIOPY की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 2019 का दूसरा नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस प्लेलिस्ट में अभी तक हम लोग 2021, 2020 और 2019 के भी कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं और धीरे धीरे हम लोग सारे PYQ को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपने इस प्लेलिस्ट को अभी तक एक्सेस नहीं करा है तो ऊपर आई बटन पर आ रहे लिंक पर क्लिक कर आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग ग्रेडी एल्गोरिदम का यूज देखेंगे और इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लास्ट में है, जहां पर हमने बताया कि हम कब ग्रेडी एल्गोरिदम लगाते हैं और ग्रेडी एल्गोरिदम लगाने के प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है। ठीक है, हम लोग हमेशा लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग और ग्रेडी एल्गोरिदम में कौन सा बेस्ट है। बेसिकली लास्ट में सारा निचोड़ है कि हमें कब कौन सा एल्गोरिदम को यूज करना चाहिए और कौन सा बेटर एल्गोरिदम होता है। तो एंड को आप लोग मिस मत करिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन आइकन को हिट कर दे ताकि इस प्लेलिस्ट की किसी भी वीडियो को आप मिस ना कर पाए। तो आइए पहले हम लोग आज के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि पहले क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन ये है कि सपोज आपने एक आर्टिफिशियल अमोएबा बनाया। अब अमोएबा एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल होता है, ठीक है, बट सपोज दैट कि आप कोई साइंटिस्ट हो, आपने आर्टिफिशियल अमोएबा बनाया। उस अमोएबा की खासियत ये है कि आप उसको 3 इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, ABC। जब आप उसको इंस्ट्रक्शंस देते हो तो जैसा आप इंस्ट्रक्शंस दोगे उसके अनुसार वो स्प्लिट कर जाता है। सपोज दैट कि आप उसको A इंस्ट्रक्शंस दिए तो वो अमोएबा खुद डिसअपियर हो जाएगा और A न्यू अमोएबा आ जाएंगे। अगर आपने B इंस्ट्रक्शंस दिए तो वो अमोएबा खुद डिसअपियर हो जाएगा और B नए अमोएबा आ जाएंगे। क्वेश्चन में आपको A, B और C के वैल्यू दिए हुए रहेंगे। इसके बाद आपको बताया जाएगा कि इनिशियली आपके पास कितने अमोएबा थे, ओके, और उन अमोएबा को डिवाइड करा के आपको n अमोएबा बनाने हैं। n का भी वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा और आपको फाइंड करना है कि कितने मिनिमम इंस्ट्रक्शंस देकर आप उन k अमोएबा को n अमोएबा में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि एक बार इंस्ट्रक्शंस देने में और अमोएबा का डिवीजन होने में काफी खर्च पड़ता है, इसलिए हमें कोशिश करनी है कि कम से कम बार इंस्ट्रक्शंस देकर हम लोग के अमोएबा, जो कि इनिशियली हमारे पास के अमोएबा था, उसको हम लोग n अमोएबा में कन्वर्ट कर लें। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। k इज इक्वल टू 1 है, a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 2 है, c इज इक्वल टू 3 है और n इज इक्वल टू 4 है। हमारा जो क्वेश्चन है उसमें k इज इक्वल टू 1 है, a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 2 है, c इज इक्वल टू 3 है और n इज इक्वल टू 4 है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि हमारे पास इनिशियली एक अमोएबा था। अगर हम उस अमोएबा को इंस्ट्रक्शंस देते हैं A तो वो खुद डिसअपियर होकर और एक अमोएबा में टूट जाएगा। अगर हम उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं B तो वो अमोएबा खुद डिसअपियर हो जाएगा और 2 नए अमोएबा आ जाएंगे। और अगर हम उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं C तो वो अमोएबा खुद डिसअपियर, वो एक अमोएबा खुद डिसअपियर हो जाएगा और 3 अमोएबा हमें मिल जाएंगे। तो हमें देखना है कि मिनिमम कितने बार हम इसे इंस्ट्रक्शंस दें कि हमें टोटल नंबर ऑफ, जो पहले हमारे पास शुरुआत में एक अमोएबा थे, वो 4 अमोएबा बन जाए। तो हम लोग इसको सोचते हैं। तो ये जो एक अमोएबा है, पहले अगर हम इसको इंस्ट्रक्शंस B दें तो ये जो एक अमोएबा है वो कन्वर्ट होकर क्या 2 अमोएबा बन जाएगा। जो पहले एक अमोएबा था वो क्या कन्वर्ट होकर 2 अमोएबा बन गया, ओके। अब इस अमोएबा को हम लोग C इंस्ट्रक्शंस देंगे, इसको हम लोग C इंस्ट्रक्शंस देंगे तो क्या ये एक अमोएबा गायब हो जाएगा, ये एक अमोएबा गायब हो जाएगा और इसके जगह पे क्या 3 नए अमोएबा बन जाएंगे। ये अमोएबा गायब हो चुका है तो 3 नए अमोएबा बन गए। तो ये हो गए 3 अमोएबा और ये हो गए एक अमोएबा। क्या 3 + 1 4 हुआ। हमने एक अमोएबा से शुरुआत की थी, पहले 2 अमोएबा बना, फिर 2 अमोएबा में फिर से एक हमने C इंस्ट्रक्शंस दिया और 3 अमोएबा बना। मुझे लगता है कि 2 बार से कम इंस्ट्रक्शंस देने पे हम लोग 4 अमोएबा नहीं बना सकते। कैसे? आप बोलोगे इस तरह B था, हम C भी तो दे सकते थे। बिल्कुल आप C दे सकते थे। तो जैसे ही आप C इंस्ट्रक्शंस दोगे, सपोज आपने C इंस्ट्रक्शन दिया तो आपने 3 अमोएबा बना लिए, एक अमोएबा से आपने 3 अमोएबा बना लिए
और फिर किसी एक अमोइबा को आप बी इंस्ट्रक्शंस दोगे तो ये फिर से 2 अमोइबा बना देंगे। तो ये अमोइबा तो गायब हो गया और 2 अमोइबा फिर से अपीयर हो गए। तो पहले 2 अमोइबा थे, पहले ये एक अमोइबा था, इससे ये 2 अमोइबा बने, ये खत्म हो गया और इससे ये 2 अमोइबा बने। सॉरी, पहले ये एक अमोइबा था, ये डिसअपीयर हुआ और जब इसको सी इंस्ट्रक्शंस मिला तो ये डिसअपीयर हुआ और 3 नए अमोइबा बन गए। ओके, और फिर इसमें से इस अमोइबा को जब बी इंस्ट्रक्शन मिला तो ये अमोइबा खुद खत्म हो गया और ये 2 अमोइबा बचे। तो ये और ये तो खत्म हो गए, बचे कितने? 1 2 3 4। तो यहाँ पर भी हमें 2 बार इंस्ट्रक्शन देना पड़ा, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। इस प्रोसेस में भी हमें 2 बार इंस्ट्रक्शंस देना पड़ा, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। तो मतलब कि कम से कम अगर हमें एक अमोइबा से ए बी और सी इंस्ट्रक्शंस का यूज करके अगर हमें 4 अमोइबा बनाने हैं तो हमें कम से कम मिनिमम 2 बार तो इंस्ट्रक्शंस देने ही होंगे। अब अगर इस तरीके से हम लोग चले तो छोटे क्वेश्चंस में तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, बट बड़े क्वेश्चंस में इम्पॉसिबल है इस तरीके से सॉल्व करना। इसलिए यहाँ पर हम लोग ग्रीडी एल्गोरिथम का यूज करेंगे। हो सकता है कि नाम आपने पहली बार सुना हो, आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। पहले हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ जाते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन में और उसको देखते हैं कि ग्रीडी एल्गोरिथम की हेल्प से हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर k का वैल्यू 23 दिया हुआ है, मतलब कि इनिशियली हमारे पास 23 अमोइबा है। इंस्ट्रक्शन ए जो है उसका वैल्यू दिया हुआ है 7, मतलब कि अगर किसी अमोइबा को हम लोग इंस्ट्रक्शन ए देंगे तो वो अमोइबा खुद डिसअपीयर हो जाएगा और 7 न्यू अमोइबा वहां पर अपीयर हो जाएंगे। वैसे ही बी का वैल्यू है 12 और इंस्ट्रक्शन सी का वैल्यू है 60। ओके, और हमें ए बी और सी इंस्ट्रक्शंस का यूज करके ये जो 23 अमोइबा है उसे हमें 114 अमोइबा में कन्वर्ट करना है। तो आखिर हम कितने मिनिमम इंस्ट्रक्शंस दें कि शुरुआत में जो हमारे पास 23 अमोइबा है उन्हें ए बी और सी इंस्ट्रक्शंस देकर हमें 114 अमोइबा में चेंज करना है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि सपोज दैट हम लोग गेस करते हैं कि ये कोई अमोइबा है, इसको हमने ए इंस्ट्रक्शन दिया। तो अगर ये पहले शुरुआत में एक अमोइबा था, ये डिसअपीयर हुआ और एक न्यू अमोइबा बने। पहले एक अमोइबा था और उस एक अमोइबा को इंस्ट्रक्शंस देने के बाद कितने ए न्यू अमोइबा बने। ठीक है, तो पहले एक अमोइबा था, बाद में ए अमोइबा हुए, तो कितने अमोइबा और बढ़ गए? a-1 बढ़े। जैसे कि सपोज दैट हम लोग a का वैल्यू 4 मानते हैं। ओके, हमारे पास एक अमोइबा था और जब हम लोग इसको इंस्ट्रक्शंस ए दिए तो यहाँ पर 4 अमोइबा हो गया। ओके, तो इंस्ट्रक्शंस ए इंस्ट्रक्शन देने के कारण कितने अमोइबा बढ़ गए? पहले एक थे, अब 4 हो गए, तो कितने अमोइबा बढ़ गए? 3। तो 3 कैसे निकला? 4-1, मतलब कि हम लोग किसी अमोइबा को जब इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो कितने अमोइबा को इंक्रीज कर देता है। जो भी इंस्ट्रक्शंस देंगे उसमें -1 कर देंगे, उतने अमोइबा को इंक्रीज कर देगा। मतलब ये है कि अगर ये 23 अमोइबा में किसी एक अमोइबा को हम लोग ए इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो एक अमोइबा से ए अमोइबा बन जा रहा है। तो मतलब कि टोटल ए इंस्ट्रक्शन देने के कारण a-1 अमोइबा इंक्रीज हो गया। ठीक है, और हमें टोटल कितने अमोइबा इंक्रीज कराने हैं? n-k अमोइबा हमें इंक्रीज कराने हैं। शुरू में k था, हमें n तक पहुंचाना है, तो टोटल कितने अमोइबा हमें इंक्रीज कराने हैं? n-k अमोइबा हमें इंक्रीज कराने हैं। ओके, अब हम कुछ अमोइबा को हम लोग ए इंस्ट्रक्शंस देंगे, कुछ अमोइबा को हम लोग बी इंस्ट्रक्शंस देंगे, कुछ अमोइबा को हम लोग सी इंस्ट्रक्शंस देंगे, और वो तीनों जुड़कर n-k अमोइबा के बराबर होना चाहिए। ओके, क्योंकि पहले k अमोइबा थे, अब n अमोइबा है, तो हमें और कितने अमोइबा इंक्रीज कराने हैं? वो अमोइबा है n-k, और अगर हमें अमोइबा को इंक्रीज कराना है तो हम लोग को डिफरेंट अमोइबा को अलग अलग इंस्ट्रक्शंस देने होंगे। सपोज दैट हम लोग एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं na का मतलब है कि उतने नंबर ऑफ अमोइबा जिनको ए इंस्ट्रक्शंस दिया गया। सपोज हमने 5 अमोइबा को ए इंस्ट्रक्शंस दिया तो na का वैल्यू हो जाएगी 5। nb मतलब नंबर ऑफ अमोइबा जिनको कि बी इंस्ट्रक्शंस दिया। सपोज अगर हमने 7 अमोइबा को बी इंस्ट्रक्शंस दिया तो nb इज इक्वल टू हो जाएगा 7 और nc इज इक्वल टू हो जाएगा
मतलब कि कितने नंबर ऑफ अमोइबा को हमने सी इंस्ट्रक्शंस दिया। तो सपोज दैट कि हमने 8 अमोइबा को सी इंस्ट्रक्शंस दिया, तो एनसी का वैल्यू हो जाएगा 8। तो आप समझ गए कि एनए क्या है, एनबी क्या है, एनसी क्या है और एन माइनस के क्या है। अब देखते हैं कि अगर एक अमोइबा को हमने ए इंस्ट्रक्शंस दिया तो ए माइनस 1 अमोइबा पूरे हमारे पास बढ़ गए। तो अगर एनए अमोइबा को ए इंस्ट्रक्शंस देंगे तो टोटल कितने अमोइबा बढ़ेंगे, एनए इंटू ए माइनस 1। ठीक उसी तरह अगर एनबी अमोइबा को बी इंस्ट्रक्शंस देंगे तो कितने अमोइबा इंक्रीज हो जाएंगे, एनबी इंटू बी माइनस 1। ठीक उसी तरीके से अगर एनसी अमोइबा को हम लोग सी इंस्ट्रक्शंस देंगे तो टोटल कितने अमोइबा इंक्रीज हो जाएंगे हमारे पास, एनसी सी माइनस 1। और इन तीनों का सम बराबर होना चाहिए एन माइनस के। मतलब ये कि एन माइनस के बराबर क्या होना चाहिए, एन ए इंटू ए माइनस 1 प्लस एन बी इंटू बी माइनस 1 प्लस एन सी इंटू सी माइनस 1। तो यहां से n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k प्लस एन ए माइनस 1 एन बी बी माइनस 1 प्लस एन सी माइनस 1। ओके, तो मतलब कि टोटल अगर हमें k से n तक पहुंचने हैं तो हमें, तो मतलब कि अगर हम एन ए अमोइबा, एन बी अमोइबा, एन सी अमोइबा को ए बी और सी इंस्ट्रक्शंस दें तो जो पहले हमारे पास के अमोइबा थे अब टोटल अमोइबा कितने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे और ये सारा मिलकर बराबर होना चाहिए एन के। सपोज दैट इनिशियली हमारे पास के अमोइबा था, ठीक है, फिर हमने एन ए अमोइबा को ए इंस्ट्रक्शंस दिया, एन बी अमोइबा को बी इंस्ट्रक्शंस दिया और एन सी अमोइबा को सी इंस्ट्रक्शंस दिया। तो टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास अमोइबा हो गए वो कितने होंगे, के तो पहले से था, उसके बाद एन ए इंटू ए माइनस 1 जो कि ए को इंस्ट्रक्शंस देने के कारण बढ़ा अमोइबा, एन बी इंटू बी माइनस 1 जो कि एन बी अमोइबा को बी इंस्ट्रक्शंस देने के कारण बढ़ा, एन सी इंटू सी माइनस 1 जो कि एन सी अमोइबा को सी इंस्ट्रक्शंस देने के कारण अमोइबा का नंबर बढ़ा वो। तो इन तीनों का सम कर देंगे तो वो n के बराबर होना चाहिए। मैं ये पूरा जो है इसको मैं एक वर्ड देता हूं टोटल। ओके, अब हमें यही निकालना है कि आखिर हम कितने अमोइबा को ए इंस्ट्रक्शंस दें, कितने अमोइबा को बी इंस्ट्रक्शंस दें और कितने अमोइबा को सी इंस्ट्रक्शंस दें ताकि हमारा जो है n वैल्यू अचीव हो पाए। और ये जो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी का जो वैल्यू है वो मिनिमम होना चाहिए। मतलब कि हमें मिनिमम अमोइबा को इंस्ट्रक्शंस देने, मतलब कि हमें मिनिमम अमोइबा को इंस्ट्रक्शंस देने हैं, मतलब कि एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी का वैल्यू कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं इसको हम लोग अपने पहले एग्जांपल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा ग्राफ है जहां पर एन ए का मतलब क्या, नंबर ऑफ अमोइबा जिसको हमने इंस्ट्रक्शंस ए दिया, एनबी का मतलब नंबर ऑफ अमोइबा जिनको हमने इंस्ट्रक्शन बी दिया, एनसी मतलब नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जिनको हमने इंस्ट्रक्शन सी दिया, एनसी मतलब नंबर ऑफ अमोइबा जिनको हमने इंस्ट्रक्शन सी दिया। और इन तीनों इंस्ट्रक्शन मतलब कि एनए को ए इंस्ट्रक्शंस, एनबी को बी इंस्ट्रक्शन और एनसी अमोइबा को सी इंस्ट्रक्शन देने के बाद जो टोटल नंबर ऑफ अमोइबा हमारे पास आए वो कैलकुलेट करके हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, तो एक बार हम लोग अपने वैल्यू को नोट डाउन कर लेते हैं। k इज इक्वल टू 23 है, a इज इक्वल टू 16 है, b इज इक्वल टू 12 है, c इज इक्वल टू 7 है। तो अब हम लोग पीछे फॉर्मूला देख चुके हैं कि अगर हमें टोटल निकालना है तो हमें k पता है, हमें a माइनस 1 पता है, b माइनस 1 पता है, c माइनस 1 पता है। बस एन ए, एन बी और एन सी का वैल्यू क्या होगा ये अभी हम लोग भरना ग्रेडी एल्गोरिथम से सीखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है ग्रेडी एल्गोरिथम, जैसे कि आप समझो कि ये जो अमोइबा है अगर वो अमोइबा सोना का होता, ठीक है, और अगर कोई लालची व्यक्ति को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं तो वो कभी भी जब भी इंस्ट्रक्शंस देता तो हमेशा इंस्ट्रक्शन ए देता, मतलब कि ए को पहले प्रायोरिटी में रखता क्योंकि उसको पता है कि एक बार इंस्ट्रक्शंस देने में मुझे कॉस्ट तो उतनी ही लगनी है। लेकिन अगर मैं ए इंस्ट्रक्शंस दूंगा तो 16 अमोइबा जनरेट होंगे, मतलब कि
मतलब कि 16 गोल्डन अमोएबा जनरेट होंगे। ओके, तो जो ग्रेडी व्यक्ति होगा वो हमेशा इंस्ट्रक्शंस ए पर ज्यादा एम्फेसाइज करता है, हमेशा चाहता है कि जब भी मुझे इंस्ट्रक्शन देना है तो मैं किसी भी अमोएबा को इंस्ट्रक्शंस ए दूं। यहीं से नाम आता है ग्रेडी एल्गोरिदम का, ठीक है, कि हमें जब भी वैल्यू भरना होगा तो पहले हम लोग सबसे अधिक वैल्यू ए को देंगे, मतलब जो भी जिस भी इंस्ट्रक्शंस में सबसे अधिक अमोएबा प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका नंबर हम लोग हमेशा सबसे अधिक रखेंगे और फिर वहां से डिक्रीज कर करके देखेंगे कि हम लोग को हमारा रिक्वायर्ड नंबर अचीव हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देख लेते हैं कि अगर a का वैल्यू 16 है तो a माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा, 15 होगा, b माइनस 1 का वैल्यू 11 होगा और c माइनस 1 का वैल्यू 6 होगा। अब जैसा कि हमको टोटल निकालना है, ठीक है, टोटल निकालना है तो टोटल का फॉर्मूला क्या था, पीछे हम लोग देखे थे कि na इंटू a माइनस 1 प्लस nb प्लस nb इंटू b माइनस 1 प्लस nc इंटू c माइनस 1 प्लस k। ओके, तो इसमें देखते हैं कि हमारे पास na का वैल्यू 6 है लेकिन nb और nc का वैल्यू 0 है। चूंकि nb और nc का वैल्यू 0 है तो 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 0 हो गया, इसका वैल्यू 0 हो गया। तो यहाँ पर t बराबर क्या हो गया, 15 इंटू 6 प्लस 23 दैट इज 90 प्लस 23 इज इक्वल टू 113। तो अगर हम लोग 6 अमोएबा को ए इंस्ट्रक्शंस दें और बी और सी को कोई इंस्ट्रक्शंस ना दें तो हमारे पास जो टोटल अमोएबा है वो 113 आएंगे। हमें चाहिए कितने, हमें चाहिए टोटल 114 अमोएबा, लेकिन यहाँ पर तो 113 अमोएबा आ रहा है, मतलब कि ये सेट गलत हो गया, ये सेट आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे करके 6 के बाद हम लोग यहाँ पे 5 करेंगे और यहाँ पर 1 देंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर 5 देते हैं तो यहाँ पर 15 इंटू 5 हो जाएगा प्लस एनबी का वैल्यू था प्लस एनबी का वैल्यू है 1 इंटू 11 प्लस 23, तो ये कुछ हो गया 75 प्लस 11 प्लस 23, तो इसका वैल्यू 109 आएगा। अब आप लोग ये सोचोगे कि यहाँ पर 5 1 था और यहाँ 0 और हमने यहाँ पे 5 0 और 2 कर दिया, हमने 5 1 और 1 क्यों नहीं किया, क्योंकि जब भी हम लोग 5 1 और 1 करेंगे ना तो इसका वैल्यू जो है वो 114 से बढ़ जाएगा, तो हमें 114 से अधिक वैल्यू तो नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज आपको देख लेना हो कि पहले 6 पर कितने पॉसिबल वैल्यू थे, 6 के अलावा अगर यहाँ पर हम लोग कोई भी किसी भी अमोएबा को बी या सी इंस्ट्रक्शंस देते ना तो इसकी वैल्यू 114 से एक्सीड कर जाती है, इसलिए हम लोग 6 में केवल एक ही केस देखे। फिर जब na का वैल्यू 5 था तो इसमें 2 ही केस बना, अगर इसके अलावा कोई केस लेते हैं, मतलब कि अगर यहाँ पर हम लोग सी को इंस्ट्रक्शंस दे दें या यहाँ पर कुछ बी को इंस्ट्रक्शन दे दें तो जो वैल्यू है वो 114 से एक्सीड कर जाएगी, जो कि हमें नहीं करना है। ओके, उसके बाद जब हम लोग na का वैल्यू 4 लेंगे तो जब हम लोग na का वैल्यू 4 लेंगे तो यहाँ पर हम nb का वैल्यू 2 ले सकते हैं, nc का वैल्यू 1 ले सकते हैं, या nb का वैल्यू 1 ले लो और nc का वैल्यू 3 ले सकते हैं। हम यहाँ पे nc का वैल्यू 2 ले सकते हैं लेकिन वो 114 का बहुत पहले होगा, तो हमें हमेशा ट्राई करना है कि nb और nc का वैल्यू इस तरीके से ले ताकि वो जो है 114 के करीब हो, जैसे कि 111 112 113 जो है 114 के करीब है। ठीक है, तो ऐसे कर करके हम लोग जब इस टेबल को भरेंगे ग्रेडी एल्गोरिदम के थ्रू तो हमें एक यहाँ पर दिख रहा है सेट जिसका आंसर 114 आ रहा है, एक सेट हमें यहाँ दिख रहा है जिसका आंसर 114 आ रहा है, और एक सेट हमें यहाँ दिख रहा है जिसका आंसर 114 आ रहा है, और एक सेट हमें यहाँ दिख रहा है जिसका आंसर 114 आ रहा है। मतलब कि na nb और nc की वैल्यू 4 डिफरेंट रख कर भी हम लोग जो इनिशियल अमाउंट था 23 उसको हम लोग 114 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हमको ढूंढना है मिनिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस किसमें है, क्यों, क्योंकि हमारा हर एक इंस्ट्रक्शंस देने में काफी कॉस्ट बैठ रहा है। तो हम लोग जब मिनिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस देखेंगे तो सिंपली तो जब हम लोग मिनिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस देखेंगे तो हमें सिंपली na nb और nc को जोड़ना होगा। तो हमारे पहले केस में na प्लस nb प्लस nc क्या हो रहा है, क्यों, क्योंकि हम लोग टोटल हम क्यों na प्लस nb प्लस nc को जोड़ रहे हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। जो टोटल हम लोग इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं या तो हम लोग इंस्ट्रक्शन ए देंगे na बार, या तो हम लोग इंस्ट्रक्शन बी देंगे nb बार, या तो हम लोग इंस्ट्रक्शन सी देंगे nc बार।
ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस अगर हमें निकालना है तो Na प्लस Nb प्लस Nc करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग Na प्लस Nb प्लस Nc करें तो 3 2 5 4 9, यहाँ पर 9 आया, यहाँ पर 5 2 7 1 8, यहाँ पर 8 आया, यहाँ पर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितने हो 9 2 11 1 12, यहाँ पर 12 बार हमें इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ी, यहाँ पर 5 6 11, हमें यहाँ 11 बार इंस्ट्रक्शंस देना पड़ा। क्लियर है कि सबसे मिनिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो 8 है। हम लोग 8 इंस्ट्रक्शन में भी अगर हम लोग 2 अमोएबा को ए इंस्ट्रक्शंस दें, 5 अमोएबा को बी इंस्ट्रक्शन दे और 1 अमोएबा को सी इंस्ट्रक्शन दे तो हमारे पास टोटल अमोएबा जो है 114 आ सकता है और ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मैं बता रहा हूं कि ये 2019 का जो क्वेश्चन है ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग या ग्रेडी एल्गोरिदम से ही सॉल्व होगा। इस साल का क्वेश्चन काफी टफ आया था तो इसके कट ऑफ भी बहुत कम गए थे। 12th क्लास के लिए ओनली 35 कट ऑफ था, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ लग सकता है। लेकिन अगर आप ग्रेडी एल्गोरिदम का यूज करके इस तरीके का सिंपली चार्ट बनाएंगे और जो अधिक इंस्ट्रक्शंस वाले पार्ट है, मतलब कि जिस इंस्ट्रक्शन में सबसे अधिक अमोएबा प्रोड्यूस हो रहा है, अगर आप उसको प्रायोरिटी देकर फिल करेंगे तो आप इजिली इसको फिल कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ग्रेडी बनना पड़ेगा, ग्रेडी लोगों की तरह सोचना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन बन पाना पॉसिबल है। ओके, आई होप कि आप लोग की कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर हुए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, जो कि इससे थोड़ा इजी पार्ट है। उस पार्ट को भी देखेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट्स काफी रिवाइज होगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि k इज इक्वल टू 9 है, a इज इक्वल टू 7 है, b इज इक्वल टू 15 है, c इज इक्वल टू 16 है। इसका मतलब ये कि हमें इनिशियली 9 अमोएबा दिए गए थे और 1 मिनट n इज इक्वल टू 76 है। हमें इनिशियली 9 अमोएबा दिए गए हैं और इन अमोएबा में को A, B या C इंस्ट्रक्शंस देकर हमें 76 बनाना है। ठीक है, हमें 76 बनाना है। तो जो फॉर्मूला हमने पीछे देखा था कि हमें बनाना है 76, हमारे पास पूरे K अमोएबा है। ओके, हमें बनाना है 76 अमोएबा, हमारे पास टोटल K अमोएबा है। हम जानते हैं कि अगर हम लोग Na अमोएबा को A इंस्ट्रक्शंस देंगे तो कितने अमोएबा हमारे पास बढ़ जाएंगे, वो अमोएबा होंगे Na इंटू A-1। अगर हम लोग Nb अमोएबा को B इंस्ट्रक्शंस देंगे तो हमारे पास कितना एक्स्ट्रा अमोएबा आ जाएंगे, Nb इंटू B-1। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है कि अगर एक अमोएबा को आप A इंस्ट्रक्शंस दो, एक अमोएबा को आप A इंस्ट्रक्शंस दो तो आपको A अमोएबा मिलते हैं। ये एक अमोएबा डिसेबल हो जाता है और A न्यू अमोएबा आ जाते हैं। तो पहले एक अमोएबा था, बाद में A अमोएबा हो गया, तो टोटल कितने अमोएबा बढ़ गए, A-1 अमोएबा बढ़ गए। अगर एक अमोएबा से A-1 अमोएबा की वृद्धि हो रही है, अगर एक अमोएबा से A-1 अमोएबा हमारे पास बढ़ जा रहा है, तो अगर हम Na अमोएबा को A इंस्ट्रक्शंस देंगे तो हमारे पास Na इंटू A-1 अमोएबा बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर हमें 2 रुपए में 5 चॉकलेट मिल रहा है तो हमें 4 रुपए में कितने चॉकलेट, या अगर हमें 1 रुपए में 10 चॉकलेट मिल रहा है तो हमें 5 रुपए में कितने चॉकलेट मिलेंगे, 5 गुना 10। ये सिंपल यूनिटरी मेथड है जो कि क्लास 6 का भी बच्चा जानता है। ठीक है, प्लस अगर हम एनसी अमोएबा को सी इंस्ट्रक्शंस दे तो हमारे पास टोटल एनसी प्लस C-1 अमोएबा आ जाएंगे और इन सभी को जोड़ देने पर हमारे पास n अमोएबा होने चाहिए। तो हम लोग इसको एक टर्म दे देते हैं टोटल। ये काफी इजी सा ऑब्जर्वेशन था, ये कहीं आपको किसी बुक में फॉर्मूला नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें आपको ऑब्जर्व करनी होंगी और आपने देखा कि सिंपल यूनिटरी मेथड से हम इन बातों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने ग्रेडी एल्गोरिथम से। हमें A-1 की वैल्यू पता है, हमें B-1 की वैल्यू पता है, हमें C-1 की वैल्यू पता है, हमें K की वैल्यू पता है और Na, Nb और Nc की वैल्यू हम लोग ग्रेडी एल्गोरिथम से अपने टेबल को फिल कर हम लोग Na, Nb, Nc का तो वैल्यू निकालेंगे ही निकालेंगे, इसके अलावा हम लोग Na प्लस Nb प्लस Nc का मिनिमम वैल्यू भी निकालेंगे। हम लोग आ चुके हैं अपने चार्ट पे। ओके, यहाँ पर हमने पहले से सारे वैल्यू फिल करके रखे हैं कि K का वैल्यू क्या है,
ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू क्या है, सारे वैल्यू हमने फिल करके रखे हैं। अब एक ग्रीडी आदमी की तरह सोचो कि अगर ये अमोएबा सोने की अमोएबा होती और अगर मैं एक ग्रीडी इंसान होता तो मैं सबसे अधिक कौन सी इंस्ट्रक्शंस देना को प्रेफर करता। मैं चाहता हमेशा कि मैं हमेशा सी इंस्ट्रक्शंस दूं। ओके, तो शुरुआत हम लोग सी इंस्ट्रक्शन से करेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं कि पहले 4 अमोएबा को हमने सी इंस्ट्रक्शंस दिए, ठीक है, और एक अमोएबा को हमने एनए इंस्ट्रक्शंस दिए। हम पहले 0 0 रख सकते थे, केवल हम लोग इसको इंस्ट्रक्शन देते यहाँ 0 और 0 रख सकते थे, लेकिन जो वैल्यू है वो 76 से काफी पीछे रह जाता। हमें जो भी वैल्यू है ना उसको 76 के करीब लाना है, तो इसको हम लोग हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे और उसके बाद हाईएस्ट प्रायोरिटी देने के बाद हम लोग इस बात को सर्च करेंगे क्या इन दोनों में से किसी को हम लोग प्रायोरिटी दे सकते हैं। इन दोनों में फिर हम लोग किसी को भी प्रायोरिटी दे सकते हैं एक सीक्वेंस, प्रॉपर सीक्वेंस बनाने के लिए। जैसे कि मैं हमेशा इन दोनों कॉलम में अगर देखा जाए तो पहला प्रायोरिटी इसको देता हूं, फिर प्रायोरिटी इसको देता हूं। मैं दिखाऊंगा कि कैसे। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रही होगी कि मैंने इसे 1 क्यों नहीं रखा, इसे ही क्यों 1 रखा। तो मैं एज ए जनरल ट्रेंड, मैं अगर आप शुरू में फर्स्ट प्रायोरिटी अगर सबसे बड़े वाले इंस्ट्रक्शंस को दे रहे हो ना तो इट्स सेफ कि आप सेकंड प्रायोरिटी सबसे छोटे वाले को दो, ताकि जो भी आपका टोटल है ना उसके आप करीब रह सको। नहीं तो मोस्ट ऑफ द केस में अगर आप इसे देते हो तो आप इससे एक्सीड कर जाओगे। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको 1 दिए, हम लोग एक इंस्ट्रक्शंस को हम लोग एक अमोएबा को इंस्ट्रक्शन ए दिए और 4 अमोएबा को इंस्ट्रक्शन सी दिए। तो हमारे पास टोटल 15 into 4 plus 6 into 1 plus 9 अगर हम करते हैं तो हमारे पास 75 आता है। अब अगर हम लोग यहां पर 1 लेते और यहां पर 0 लेते तो क्या होता, देखते हैं कैलकुलेशन। 15 into 4 plus 14 into 1 plus 9, तो इसका कुछ 60 हो गया, ये 14 हो गया और ये 9 हो गया। 14 और 5 6 23, ये कुछ 83 आ रहा है जो कि 76 से बड़ा है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग इसको 1 लिए और इसको 0 लिए ना तो ये 83 आ गया जो कि 76 से बड़ा है। तो इसलिए मैंने बोला कि अगर आप फर्स्ट प्रायोरिटी सबसे बड़े वाले को दे रहे हो ना तो सेकंड अगर फर्स्ट प्रायोरिटी आप सबसे छोटे वाले को देते हो तो जो भी आपका संख्या आएगा 76 के करीब होगा, उससे बढ़ेगा नहीं। तो हमें तो कम से कम चाहिए ना, मतलब 76 से बहुत करीब हो और उससे थोड़ा छोटा हो, क्योंकि बड़े वैल्यू को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे जब हम लोग इसको थर्ड प्रायोरिटी दिए तो इसको 1 दिए और फिर इसको भी 1 देकर चेक किए तो हमारा वैल्यू जो एक्सीड नहीं कर रहा था वो 74 था। फिर इसको हम लोग इंक्रीज किए, 1 से 3 किए, इसको 0 रखे, इसको 3 से 6 किए, इसको 0 रखे। ठीक है, तो जब इसको 1 से 3 किए, क्योंकि हमें पता था कि अगर इसकी वैल्यू 3 है और अगर इसकी वैल्यू हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू हम लोग इंक्रीज नहीं कर सकते। इनफैक्ट इसकी वैल्यू 1 रखते हुए भी अगर इसकी वैल्यू हम लोग इंक्रीज करें तो जब इन दोनों की वैल्यू 1 थी तो इसका वैल्यू 74 था। अगर इसकी वैल्यू में एक्सीड कर दूं तो ये 76 से काफी ज्यादा चला जाएगा, क्योंकि यहाँ हम यहाँ पर बी इंस्ट्रक्शंस देने पे 14 न्यू अमोएबा का प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसलिए बेटर हमने क्या किया कि इसको डिक्रीज करके इसको इंक्रीज कर दिया। जब हमने 3 एनसी का वैल्यू रखा और जब हमने 3 अमोएबा को सी इंस्ट्रक्शंस दिए और 3 अमोएबा को ए इंस्ट्रक्शंस दिए तो हमारा वैल्यू 72 आया। उसके बाद हमने 2 अमोएबा को सी इंस्ट्रक्शंस दिया और 2 अमोएबा को सी इंस्ट्रक्शंस देते हुए पहले हमने एनए का वैल्यू 6 रखा, इसका वैल्यू 0 रखा, हमें 75 मिला। अब इसके वैल्यू को हमने डिक्रीज किया 3, इसके वैल्यू को हमने इंक्रीज किया 1 और इसके वैल्यू को ऑटोमेटिकली 3 डिक्रीज किया, क्योंकि इसका वैल्यू जैसे ही 1 होगा ना तो आप जब कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके वैल्यू को हमें 3 रखना होगा, तभी 76 के अंदर आएगा। क्योंकि अगर इसका वैल्यू 4 और 5 रखेंगे तो 76 से एक्सीड कर जाएगा। बेसिकली कैलकुलेशन करने का तरीका क्या होता है कि मैं इसका वैल्यू 2 है तो मैं पहले माइंड में कर लेता हूँ कि 30 तो हमारे अंदर कैलकुलेशन में आ रहा है प्लस 9 भी हमारे कैलकुलेशन में आ रहा है, और इस केस में हमने 0 रखा है। तो इस केस में अगर मैं 1 रखता हूँ तो 14 भी आ रहा है। तो अगर देखा जाए तो ये 14 और 6 23, मतलब कि ये 53 के करीब आ रहा है। अगर मुझे 76 जाना है तो 53 63 73, मतलब कि 20 to 23 के लमसम में
मेरा ये वैल्यू आना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम लोग 3 अमोएबा को ए इंस्ट्रक्शंस दें तो हमारे पास 80 न्यू अमोएबा जनरेट होंगे, जो कि 20 से कम है। तो हम लोग इस तरीके से दिमाग लगा के हमें इस टेबल को फिल करना होता है। तो ऐसे करके जब भी हम लोग इस टेबल को फिल करते जाएंगे, पहले 2 2 2 फिर 1 1 1 1 फिर 0 0 0 0, तो हम लोग जब ऐसे फिल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि केवल एक ही बार वैल्यू 76 हो रहा है और कहीं भी वैल्यू 76 हो ही नहीं रहा है। तो हमें आंसर में अगर एक ही तरीका है कि हम लोग ए बी और सी इंस्ट्रक्शंस देकर 76 बना ले तो obvious सी बात है कि वही मिनिमम होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया जो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए, टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो गए जो कि हमें देने हैं कि अमोएबा को n अमोएबा बनाने के लिए, मतलब कि 9 अमोएबा को 76 अमोएबा बनाने के लिए जो टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमें देने हैं वो इंस्ट्रक्शंस हैं 4 2 6 1 7, 7 हो गया आंसर। बस आपको 7 वहां फिल करना है और आपने 10 मार्क्स स्क्रैप कर लिए। अब चलते हैं हम लोग इसके थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट का कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है, इसलिए हमें पेशेंस रखना होगा। जब हम लोग थर्ड पार्ट में आते हैं, हमारा थर्ड पार्ट है k is equal to 10, a is equal to 9, b is equal to 12, c is equal to 26 और n is equal to 138। मतलब कि हमें 10 अमोएबा इनिशियली दिए गए हैं और अगर हम उसे a इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो 9 न्यू अमोएबा जनरेट हो जाते हैं। अगर हम उसे b इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो 12 न्यू अमोएबा जनरेट हो जाता है। और अगर हम किसी अमोएबा को c इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो 26 न्यू अमोएबा जनरेट हो जाते हैं। हमें बताना है कि हम लोग कितने अमोएबा को कौन सा इंस्ट्रक्शंस दें कि जो मेरे पास 10 अमोएबा है वो बढ़कर हो जाए 138 अमोएबा। तो चलिए, जैसे हमने ग्रेडी एल्गोरिथम को फॉलो करके टेबल पढ़ा था, क्योंकि हमें k का वैल्यू पता है, हमें a का वैल्यू पता है, हमें b का वैल्यू पता है, हमें c का वैल्यू पता है, हमें n का वैल्यू पता है कि हमें कहां तक जाना है। अब हमें k a b c का वैल्यू पता है तो हमें a-1 का भी वैल्यू पता है, हमें b-1 का भी वैल्यू पता है, हमें c-1 का भी वैल्यू पता है। केवल अगर हमें वैल्यू नहीं पता है कि कितने अमोएबा को a इंस्ट्रक्शंस देना है, कितने अमोएबा को b इंस्ट्रक्शंस देना है और कितने अमोएबा को c इंस्ट्रक्शन देना है, मतलब nc nb और na हमें नहीं पता है, तो इसे हम लोग ग्रेडी एल्गोरिथम से अपने टेबल को फिल करके हम लोग इसके वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने टेबल पर, ग्रेडी एल्गोरिथम के टेबल पर। आप लोग घर में थोड़ा ग्रेडी एल्गोरिथम भरने का प्रैक्टिस करना ताकि आपको आदत हो जाए ग्रेडी एल्गोरिथम में टेबल कैसे भरते हैं, कब किसको प्रायोरिटी देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर अगर हम लोग सी इंस्ट्रक्शन किसी अमोएबा को देते हैं तो 26 नए अमोएबा जनरेट हो जाते हैं। तो अगर मैं ग्रेडी व्यक्ति हूं तो मैं हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी सी इंस्ट्रक्शंस को दूंगा, इसलिए मैंने 5 अमोएबा को यहाँ पर सी इंस्ट्रक्शंस दिया है, ठीक है, जो कि सबसे अधिक नंबर है। तो और इन दोनों को 0 0 दिया है, तो मेरा वैल्यू जो है 135 तक पहुंच गया, मुझे चाहिए 138, ठीक है। तो अगर हम केवल 5 अमोएबा को सी इंस्ट्रक्शन देने से वैल्यू 135 पहुंच गया, तो ना तो मैं किसी अमोएबा को बी इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ, ना तो मैं किसी अमोएबा को ए इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने दिया तो वैल्यू 138 से एक्सीड कर जाएगा। ओके, तो सेम प्रोसेस को फॉलो करके हमें ऐसे फिल करते जाना और जब हमें 2 पर आएंगे फिर 1 का चालू होगा, फिर 0 का चालू होगा और ये टेबल बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो जब आप इसको फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक ही तरीका है कि 138 आएगा। और ये तरीका तब है कि जब हम लोग 7 अमोएबा को ए इंस्ट्रक्शंस दें, 2 अमोएबा को बी इंस्ट्रक्शंस दें और 2 अमोएबा को सी इंस्ट्रक्शंस दें। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं मिनिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि हम अमोएबा को दे सकते हैं 10 अमोएबा को 138 अमोएबा बनाने के लिए, वो है 11। 7 + 2 + 2 मतलब कि 7 और 4 कितना होता है 11। मतलब कि अगर हम लोग 10 मतलब कि अगर हमारे पास 10 अमोएबा है और हमको 138 अमोएबा बनाने हैं तो हमें 7 अमोएबा को ए इंस्ट्रक्शन देने होंगे, 2 अमोएबा को बी इंस्ट्रक्शन देने होंगे और 2 अमोएबा को सी इंस्ट्रक्शंस देने होंगे। तो हम लोग के पास 138 अमोएबा टोटल हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन हमने कितने दिए, 7 + 2 + 2 मतलब कि 11 इंस्ट्रक्शंस हमने टोटल दिए। और अगर आप इसको बना लेते हो तो आपको मिल जाता है टोटल 20 मार्क्स। तो बेसिकली ग्रेडी एल्गोरिथम में आप ग्रेडी टेबल को एक ग्रेडी आदमी की तरह सोचकर ग्रेडी टेबल को कितने अच्छे से कितने पेशेंस के साथ फिल कर पाते हो, इस बात पे डिपेंड करता है। चिंता नहीं करनी है, कैलकुलेटर आपको एग्जाम में दिया रहेगा तो आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो और टाइम भी बहुत अधिक रहता है। इसलिए अगर आप 2-4 ग्रेडी टेबल को अगर आप भर लोगे, 2-4 ग्रेडी एल्गोरिथम
क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको ग्रीडी एल्गोरिदम में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने जा रही है। हाँ, ग्रीडी एल्गोरिदम में और भी बहुत कुछ पढ़ना है, जैसे कि कहाँ पर ग्रीडी एल्गोरिदम यूज करना चाहिए, कहाँ पर डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज करना चाहिए, कहाँ पर रिकर्सन यूज करना चाहिए। अगर आपको इन सब चीजों के बारे में जानना है, क्योंकि देखिए जब पेपर आता है तो वहां पर लिखा हुआ नहीं होता है कि कब हमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज करना है, कब हमें ग्रीडी एल्गोरिदम का यूज करना है, कब हमें क्या यूज करना है, कौन से एल्गोरिदम को कहाँ लगाना है। तो बेसिकली ये प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस से आता है और कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन से आता है। तो अगर आप एक बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन लेना चाहते हैं, कौन सा एल्गोरिदम कहाँ लगता है, कब लगता है, कैसे सोचे क्वेश्चन को, अगर आप इन सारे चीजों को डिस्कस करना चाहते हैं तो कोड इंडिया है आपके साथ। आप हमारे पर्सनल बैच में इनरोल हो सकते हैं, जहां पर आपको हमारी पर्सनल मेंटरशिप मिलती है। वहां पर हम लोग समझाते हैं कि कहाँ पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज कर सकते हैं, कहाँ पे ग्रीडी एल्गोरिदम यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, और ये एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, इसका आंसर एक 6 क्लास का भी बच्चा दे सकता है। ठीक है, तो सपोज दैट कि हमारे पास कुछ कॉइन है, 1 रुपए के कॉइन है, 5 रुपए के कॉइन है, 6 रुपीज की कॉइन है, 9 रुपीज की कॉइन है। जस्ट आप मान लो कि 6 रुपए के भी कॉइन होते हैं और 9 रुपए के भी कॉइन होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में ऐसे दिए होते हैं। और हमें टोटल 11 रुपए चाहिए। अब हमें बोला जा रहा है कि आपको मिनिमम से मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन को चूज करना है, और आपको 11 रुपए चाहिए। आपको मिनिमम से मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन को उठाकर आपको अपने नीड को पूरा करना है, मतलब कि आपको कम से कम। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए होता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन मतलब कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स या मिनिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ वेज, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट, तो वहां पर जनरली हम लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग का भी यूज करते हैं, ग्रीडी एल्गोरिदम का भी यूज करते हैं, और कभी कभी रिकर्सन का यूज कर लेते हैं, बट वो प्रेफरेबल नहीं होता है। ओके, तो अगर आप जनरली अभी आपने जैसा कि क्वेश्चन देखा, सेम तरीके क्वेश्चन ये भी है। तो अगर आप ग्रीडी एल्गोरिदम अप्रोच से जाते हैं, ठीक है, तो आप सबसे पहले बड़े वाले नंबर को चूज करेंगे। ठीक है, तो आपने 9 ले लिया। अब आप 11 में से 9 को घटाएंगे तो आपको बस और 2 रुपए की जरूरत है। तो आप 1 लेंगे और 1 लेंगे, क्योंकि ऑड अगर आप एक बार 9 ले लिए हैं तो आप 1 और 1 के अलावा और कोई चूज नहीं कर सकते, तो मतलब कि आपको टोटल 3 कॉइन लेनी होगी। तो ग्रीडी एल्गोरिदम के अनुसार आपका सॉल्यूशन तो यही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये सॉल्यूशन गलत सॉल्यूशन है, क्योंकि हमें साफ दिख रहा है कि अगर हम एक 5 रुपए की कॉइन ले, एक 6 रुपए की कॉइन ले, तो हम 11 कॉइन ले सकते हैं। मतलब कि हम लोग 11 रुपए बना सकते हैं उससे, एक 5 रुपए की कॉइन से, एक 6 रुपए की कॉइन से हम लोग 11 कॉइन बना सकते हैं। और ये हमारा सबसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन, मतलब कि हमें केवल 2 कॉइन की जरूरत होगी, ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि कभी भी अगर हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए होता है, तो अगर हम लोग ग्रीडी एल्गोरिदम से जाए तो कई बार गलत भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि ग्रीडी एल्गोरिदम हमेशा सही हो, कई बार वो गलत हो जाता है। और ऐसे छोटे प्रॉब्लम में तो आपको दिख गया कि आपने गलती करा, बड़े प्रॉब्लम में आप जज भी नहीं कर पाओगे। तो लेकिन अगर आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए, किसी प्रॉब्लम का अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो अगर आप उसको डायनेमिक प्रोग्रामिंग से बनाते हो तो 100% फॉर श्योर वो सबसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही देगा। इस बात की गारंटी है, अगर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पर ग्रीडी एल्गोरिदम लगाना खतरे से खाली नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक और हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं कि हमें ग्रीडी एल्गोरिदम का यूज कर, हमें 4 रुपए के कॉइन, 10 रुपए के कॉइन और 25 रुपए के कॉइन दिए हुए हैं, और हमें 41 रुपीज इससे बनाना है। ठीक है, तो अगर आपको केवल आपको अगर ग्रीडी एल्गोरिदम आता है और आपने पढ़ रखा है कि अगर इस तरीके का ऑप्टिमल क्वेश्चन आए तो हमें ग्रीडी एल्गोरिदम को लगाना है, और सही भी बात है। अगर आपको कम से कम कॉइन उठाकर 41 नंबर तक पहुंचना है तो आप सबसे पहले कौन सा कॉइन उठाएंगे? 25 का कॉइन उठाएंगे। तो अगर हम लोग ग्रीडी एल्गोरिदम अप्रोच से चलते हैं, तो जो पहला हम लोग कॉइन उठाएंगे वो कॉइन क्या होगा? 25। क्या अभी हम 41 रुपए तक पहुंच गए? नहीं, अभी हमें अभी हमें 16 रुपए की और जरूरत है, क्योंकि हम लोग 41 में से 25 घटाएंगे तो 16 आता है। अभी हमें 16 रुपए की और जरूरत है, तो अब हम लोग एक 10 रुपए की कॉइन उठा लेंगे। ठीक है, तो अब हमें और कितना चाहिए? और हमें 6 रुपए चाहिए। ठीक है, और हमें 6 रुपए चाहिए, तुम लोग क्या करेंगे? 4 रुपए का कॉइन उठा लेंगे। तो अब हमें कितने रुपए चाहिए? 2 रुपए चाहिए। ठीक है, तो आप बताओ कि क्या ग्रीडी एल्गोरिदम को फॉलो करके क्या हम लोग
कोई इसका सॉल्यूशन मिलेगा? ग्रेडी एल्गोरिथम तो ये बता रहा है कि इसका सॉल्यूशन ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप एक 25 का ले लेते हो तो उसके बाद दोबारा तो 25 ले नहीं सकते, क्योंकि 41 से एक्सीड कर जाएगा। तो आपको दूसरा जो कॉइन है वो 10 का लेना पड़ेगा। एक बार जब आप 10 रुपीज ले लेते हो तो आपको और 6 रुपीज चाहिए, तो आप ना तो 25 ले सकते हो ना 10 ले सकते हो, आपको 4 ही लेना पड़ेगा। तो अगर आप 4 रुपीज कॉइन लेते हो तो आपके पास 2 रुपए और घट जाते हैं। ठीक है, तो अब आप इन तीनों में से कोई कॉइन चूज नहीं कर सकते कि सारे के सारे 2 से अधिक हैं। तो ग्रीडी एल्गोरिथम के हिसाब से देखा जाए तो इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई बच्चा भी देख के बता देगा कि जैसे हमने एक 25 रुपए का कॉइन है, हमारे पास 16 रुपए बच गए, हम लोग 4 सिक्के ले लेंगे और हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो कई बार ये होता है कि ग्रेडी एल्गोरिथम से जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो कई बार हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता, और हमारे क्वेश्चन में लिखा भी हुआ था। अगर हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं तो हमारे क्वेश्चन पर लिखा भी हुआ था कि अगर ये पॉसिबल नहीं है, अगर इसे कोई सॉल्यूशन नहीं हो तो आपको -1 लिखना है। आपको -1 लिखना है। अगर इस क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन नहीं हो, एनए और एनबी और एनसी की ऐसी कोई वैल्यू ना मिले, तो आपको आंसर में -1 लिखना है। तो सपोज दैट कि कोई अगर ऐसा फंसाने वाला क्वेश्चन दिया हो जिसमें कि हम लोग ग्रीडी, ये तो लग रहा हो कि इसमें ग्रेडी एल्गोरिथम लगेगा, लेकिन अगर हम लोग उसको लगा दें और हमारा नो सॉल्यूशन आंसर आ जाए, बल्कि उसका सॉल्यूशन था, तो हम लोग तो -1 टिक करके आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऐसे क्वेश्चंस में भिड़ रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, तो आपको बहुत केयरफुल होना होता है। आपको पता होना चाहिए कब आपको कौन सा अप्रोच का यूज करना है। वैसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग हमेशा सेफ होता है, बट वो बहुत टफ होता है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में नहीं लगा सकते। ठीक है, सो अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, पर्सनल मेंटरशिप चाहिए कि कब किस एल्गोरिदम का हम लोग यूज करें, किन किन बातों का ध्यान रखें, अगर कोई जेडीयू में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसके सैंपल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें। तो अगर आप सैंपल क्वेश्चन भी सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमारे बैच में इनरोल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप कॉल कर जान सकते हैं। कोड इंडिया आपकी हमेशा मदद करेगा। और यूट्यूब पर हमने जो सीरीज का शुरुआत किया कि जेडीयू के हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वो हम करने वाले हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन में हिट कर दीजिएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।